तो बंदा खुश है कि नहीं? एक प्रॉब्लम फिर आ चुका है। ये प्रॉब्लम हम पहले भी बता चुका है कि मैकेनिकल प्लस एक्सी और मैकेनिकल प्लस पीआई और ओनली मैकेनिकल और ओनली पीआई और ओनली एक्सी। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा ये वीडियो बना देता है। पहले मैंने बता चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे का ये दिक्कत हो ही रहा है, क्योंकि मार्केट में इसमें बहुत ज़्यादा लोचा पैदा हो रहा है कि ड्यू टू दिस थिंग। सबसे पहले आप सोच लो कि आप कौन सा ब्रांच का हो, मतलब आपने कौन सा ब्रांच से बीटेक किया। अगर आपने मैकेनिकल से बीटेक किया, मतलब मैकेनिकल से बीटेक किया, अगर आपने प्रोडक्शन पीआई से बीटेक प्रोडक्शन से बीटेक किया, मैन्युफैक्चरिंग से बीटेक किया, तो कौन सा चीज से आपने बीटेक किया। अगर आपने मैकेनिकल से बीटेक किया तो एमई प्लस एक्सी इज द बेस्ट सॉल्यूशन। मैकेनिकल ही आपको पढ़ना है, एक्सी के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। पहले कान खोल के सुन लो, आपको मैकेनिकल के लिए ही पढ़ना है और एक्सी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि मार्केट में क्या है कि एक्सी को लेके जो हाइप बना हुआ है वो बहुत ही गलत है। और दूसरा होता है कि थार्मो प्लस फ्लूइड लेके, फ्लूइड से मार्स लेके आना, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट देन हमारा सोम से मार्स लेके आना। सबको पता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स अगर मेरे सामने पढ़े हो तो उसमें मार्स लाना कितना आसान है। मशीन डिजाइन पढ़े हो, तीन ही है आपका अगर फ्लूइड में चले जाओगे, फ्लूइड का कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाता है तो तेल निकल का जाए ना क्वेश्चन समझ पाए। फ्लूइड वो हमेशा दिक्कत करता है। इसके लिए जैसे मैकेनिकल में जितना फ्लूइड मैकेनिक्स आता है वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होता है कि उसके अगर और डेप्थ में चले जाएंगे तो जैसे डेप्थ में घुस जाता है तब बच्चे का तेल निकलना शुरू होता है। बट हमारा सोम में कहाँ डेप्थ में चले जाएंगे, कितना डेप्थ में चले जाएंगे, मशीन डिजाइन में कितना डेप्थ में चले जाएंगे, उसमें कोई और डेप्थ है ही नहीं, और कितना ही कर लेंगे। तो इसलिए ये जो आपका एक्सी पेपर है, इस एक्सी पेपर में जो बंदा थार्मो प्लस ये जो आपका सोम यूज किया, ये बंदा हमेशा मतलब अच्छा परफॉर्म किया। जो थार्मो प्लस एफएम लिया वो हमेशा डूबा, ठीक है। इसलिए थार्मो प्लस जो सोम है वो बहुत ही स्कोरिंग है। एक तो थार्मो बहुत ही स्कोरिंग है और आपका जो सोम है वो बहुत ही स्कोरिंग है। तो इसलिए आपको ए वाला यूज करना चाहिए। लेकिन मार्केट में क्या होता है कि जो चल रहा है उसमें चला गया, जैसे दिक्कत करता है। अब कौन सा बंदा जो पीआई, अगर आपने बीटेक पीआई से किया तो आपने मैकेनिकल क्यों रखेंगे? क्योंकि जितना पीएसयू है, चाहे 10 to 15 पीएसयू अभी आ रहा है गेट के थ्रू, 10 to 15 पीएसयू आता है। पहले दाता 30 आता था, अभी 10 to 15 हो गया, ठीक है। पहले ऐसे मैकेनिकल का ब्रांच से 30 के आसपास पीएसयू होता था, अभी 10 to 15 पीएसयू आ रहा है। उस पीएसयू में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मैकेनिकल को पेपर रखना पड़ेगा। और पीआई से अगर आपने प्रोडक्शन का स्टूडेंट है, जैसे प्रोडक्शन ब्रांच का स्टूडेंट होता है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, जो भी बच्चे मेरे से, जो भी स्टूडेंट है मेरे से प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल पढ़ा है, उसके लिए ये वाला पेपर बहुत ही आसान होता है। लेकिन फिर भी पीआई ब्रांच का जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए जैसे रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, ये सब जो चीज़ है वो आ जाता है इसके साथ। तो वो जो पढ़ा नहीं उसके लिए, मैकेनिकल का बच्चे, उसके लिए अलग आपका लोड आ जाता है, अलग आपका एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। बट ये सब बच्चे पढ़ा रहता है उसमें, जैसे रोबोटिक्स का कुछ पार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ पार्ट है, ये सब तुम्हारा पीआई ब्रांच में आता है। तो पीआई ब्रांच में क्या है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपको मैकेनिकल में नहीं करना पड़ता है। तो ये वाला जो पीआई वाले बच्चे के लिए एक्स्ट्रा कॉलेज में ही पढ़ता रहता है तो उसके लिए वो आसान है, बट मैकेनिकल के लिए दिक्कत होता है। इसलिए
मैकेनिकल वाले पीआई वो को लेके ये ना दे, एग्जाम ना दे, लेकिन अगर आपने मेरे से प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ढंग से पढ़ा है, आप मैकेनिकल प्लस पीआई दे सकते हो। एक सी में अगर बच्चे बैठता है 11,000, इसमें 11,000 बच्चे बैठता है, इसमें 3,000 बच्चे बैठता है, तो मतलब आप देख रहा है कि कंपटीशन कितना कम है। और जैसे आपका स्कोर आ जाएगा, इसमें स्कोर तो आपका टॉपर से रिलेट करके आता है, तो इसलिए पीआई ब्रांच में जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल का जो मैं पढ़ाता हूं उसमें 90% कवर होगा, 10% कवर नहीं होगा, पहले ध्यान रखें। क्योंकि प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ब्रांच में जो एक्स्ट्रा 10% टॉपिक है वो हमारा सिलेबस में है नहीं, तो मैंने सारे बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। तो हमने पीआई जो ब्रांच है उसके लिए मैं बता देता हूं, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो 10% मतलब आपने छोड़ दिया तो 90% आपके पास आ गया। उसमें जो मैकेनिकल का क्वेश्चन पीआई वाले को पूछा जाता है, जो मैथमेटिक्स पूछा जाता है, बहुत ही इजी होता है। जैसे आपने थर्मोडायनामिक्स मैकेनिकल का, जैसे अगर मान लो ये जो डिफिकल्टीज लेवल आएगा, एक सी का उससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल आएगा और पीआई में उससे कम लेवल का आएगा। तो कुछ बच्चे क्या करता है कि जैसे मैकेनिकल के साथ पीआई लेता है, जो भी पीआई जो लेता है वो लेता है फॉर एमटेक। उसमें फायदा हो जाता है कि पीआई ब्रांच से अगर आपने एमटेक करने गया, पीआई ब्रांच से अगर एमटेक करने गया, पीआई ब्रांच से दिया, तो आपका 3,000 ही बच्चे हैं, 3,000 टोटल ऑल इंडिया का बच्चे हैं, और उसमें 3 गुना का 4 गुना, तो इससे आपका कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है एक सी में। तो इसलिए अगर आपका प्रोडक्शन मेरे से पढ़े हो और आपने टेस्ट दिए हो, अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, इंडस्ट्रियल मेरे से पढ़े हो, टेस्ट दिए हो, अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, तो आपने मैकेनिकल प्लस पीआई ले लो। अगर आपका पीआई ब्रांच अगर एमटेक नहीं, मतलब आपने बीटेक नहीं किया तब भी, तो आपको 4 गुना कंपटीशन कम फेस करना पड़ेगा इन दिस। ठीक है, अगर आपने पीआई का बीटेक वाले हो तब तो पीआई लोगे ही, बट जो मैकेनिकल वाले हैं, अगर आपने मेरे से पूरा प्रोडक्शन पढ़े हो, मेरे से पूरा जो है उसका इंडस्ट्रियल पढ़े हो, जितना मैं पढ़ा हूं उतना अगर आपने पढ़े हो, तो आपने ये वाला सब्जेक्ट ले सकता है। एंड इसमें ध्यान रखें कि मैकेनिकल से बाकी जो पार्ट है ना, उसमें थर्मो भी आता है, उसमें सोम भी आता है, उसमें फ्लूइड भी आता है, सब आता है, बट वो बहुत ही मतलब इजी लेवल का आता है। उसके कारण क्या होता है कि ये यहाँ पे स्कोर करना इज़ वेरी वेरी इजी, एंड यहाँ पे आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, तो उसके कारण आपका जो परफॉर्मेंस लेवल होगा बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसलिए अगर यहाँ पे आप आ जाता है तो आपका कंपटीशन भी कम है। और लेकिन ये ध्यान रखें कि सब्जेक्ट टू कंडीशन, आप मेरे से पढ़े हो, टेस्ट दे के अच्छा मार्क्स आ रहा है तभी रखे, नहीं तो फिर बाद में जाके क्या होगा कि मैंने पीआई ले लिया था, क्योंकि ये आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में थोड़ा ज़्यादा टॉपिक को कवर कर लेता है, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपने मेरे से पढ़े हो तो हो जाएगा, क्योंकि 90% तो मैंने कवर करा दिया। मतलब 3 क्वेश्चन अगर होगा, 3 से 4 क्वेश्चन होगा जो आपका मेरा जो पीआई वाले बच्चे हैं उसके उसी के लिए आता है, नहीं तो बाकी सारे आपका आ जाएगा। तो आपको 61 क्वेश्चन, 61 से 62 क्वेश्चन जो आउट ऑफ 65, ये आपको मिल जाएगा पूरा इस सिलेबस से। मैथमेटिक्स इसमें आसान आता है, एप्टीट्यूड इसमें आसान आता है, पीआई ब्रांच में मैथमेटिक्स भी आसान आता है, एप्टीट्यूड भी आसान आता है। तो जो मैकेनिकल का बच्चा अगर पीआई देता है और वो जनरली परफॉर्मेंस अच्छा कर लेता है, और इसमें अगर एक सी में थार्मो और एफएम ले लिया तो तुम्हारा तेल निकल जाएगा। थार्मो में फिर भी मार्क्स आ जाएगा, एफएम में तेल ही निकल जाता है, आज तक ढंग से कोई स्कोर नहीं कर पाया। ठीक है, उसके कारण दिक्कत होता है। अब होता है ओनली मैकेनिकल। देखो, अगर आपने बोला मैं ओनली मैकेनिकल एग्जाम देना चाहता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम ह्यूमन हैं, हमारा नेचर जैसे काम करता है कि कभी कभी हम बीमार भी पड़ते हैं। जिस दिन गेट का एग्जाम होगा उस दिन अगर आपने बीमार थे, जिस दिन गेट का एग्जाम होगा उस दिन आपका दिमाग को ढंग से नहीं चला, एग्जाम सेंटर में कुछ हुआ, तो तुम तो 1 साल के लिए गए। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आपने एक्सी का प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, पीआई का प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, कोई भी नहीं कर रहे हो, इन दोनों का एक पेपर आप भर के रखे। अगर गेट आपका मैकेनिकल का बहुत अच्छा चला गया, एसीपी एग्जाम दे देना, अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैकेनिकल में थोड़ा सा लोचा हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, तुरंत आपको उसके बाद जो 7 दिन 8 दिन जो टाइम मिलता है, कभी 15 डेज भी टाइम मिलता है, उस टाइम को यूज करके चाहे एक्सी भरा चाहे पीआई भरा, एकदम पूरा 15 डेज, पूरा 7 डेज एकदम तेज निकल के पड़ेंगे, सो दैट ये दोनों बहुत अच्छा से हो जाए। ठीक है, मतलब कभी कभी पीआई और एक साथ साथ आता है,
और कभी कभी इसका 7 दिन से 15 दिन टाइम भी मिल जाता है। तो वो जो 15 डेज 7 डेज टाइम मिलता है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। और कभी कभी पीआई का बार पहले भी होता है, पीआई का बार पहले हो जाता है, ठीक है। तो वो आपका एक रिस्क है। ओनली पीआई, अगर आपने पीआई ब्रांच का स्टूडेंट हो तो ओनली पीआई आप दे सकता है, लेकिन आपको पीएसयू नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एमटेक के लिए जाना है। पीएसयू एक है शायद, नहीं वो भी तो ओएनजीसी से हट गया। मतलब क्या, जो पीआई से अगर आपने गेट दिया उसमें पीएसयू डायरेक्ट मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये हम सजेस्ट नहीं करता है। मैकेनिकल ओनली फिर भी सजेस्ट करता है, इसको तो कभी सजेस्ट नहीं करता है। ओनली एक्सी इसको कहता है, जो ओनली एक्सी पेपर देता है वो होता है पैरालाइज्ड इंजीनियर, इसको कहता है पैरालाइज्ड। ये जो होता है, जो आपका ओनली एक्सी जो जाता है वो होता है पैरालाइज्ड। मतलब जो 11,000 स्टूडेंट एग्जाम देता है उसमें 200 से 250 बच्चे होगा जिसको ठीक ठाक आईआईटी मिलता है, बाकी कुछ नहीं होता है। और अगर आपने उस 200 के अंदर आ गए तो वो अगर आपने ढंग से प्रश्न करते हैं, मैकेनिकल में 500 के अंदर आ जाते तुमको तो डायरेक्ट नौकरी मिल जाता। और इसमें 200 के अंदर लाना, ऐसे एग्जाम तो देना ठीक है, 200 के अंदर लाना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए जिसको लगता है कि इसका तो सिलेबस कम है, भाई जो भी सब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है उसका डेप्थ बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए ये वाला चीज़ हम तो किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं कि ओनली एक्सी, दिस इज नॉट अलाउड फॉर एनी बॉडी, ये हम कभी नहीं सजेस्ट करते हैं, ठीक है। ओनली एक्सी किसी के लिए सजेशन नहीं है। लेकिन मार्केट में लगता है कि नहीं मैं कम पढ़ के चला जाऊंगा, कम पढ़ोगे कम होगा। दूसरा, क्यों ऐसे पैरालाइज्ड वर्ड क्यों यूज किया गया? चलो हम, मुझे नहीं मिला, व्हाई यू आर यूजिंग दिस वर्ड पैरालाइज्ड। आपने क्या किया, जैसे मान लो थार्मो एंड सोम पढ़ा तो आपने बाकी सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, फिर गेट में अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, जो कि 11,000 बच्चे का 200 का ठीक होगा और बाकी 10,800 का ठीक नहीं होगा, क्या तुमने प्रिपरेशन छोड़ दोगे? क्या तुमने पूरा प्रिपरेशन छोड़ दोगे? क्या ऐसा है? तो प्रिपरेशन अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो ये जो 10,800 बच्चे होता है वो कहीं का नहीं बचता है। फिर मुझे फ़ोन करता है, सर मैंने एक्सी लेके ज़िंदगी बर्बाद कर लिया, मुझे कोई गलत सजेशन दे दिया था और उसके चक्कर में मैंने एक्सी से बर्बाद हो चुका हूँ। क्यों? क्योंकि पूरा इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद अगर आपने मैकेनिकल हो, पीआई हो, कोई भी हो, आपने अगर इंजीनियरिंग पढ़े हो तो आप जो एग्ज़ाम दे सकते हो वो है ऐसे 300 एग्ज़ाम। सरकारी एग्ज़ाम को जो एग्ज़ाम जो होता है 300 सरकारी एग्ज़ाम होता है जो इंजीनियर दे सकता है। आप नाम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नाम लिख के रखा हूँ, यू कैन सी दैट नेम। तो 300 हमारा एग्ज़ाम है जो आप एग्ज़ाम दे सकता है एज में इंजीनियर। एक साल के अंदर 50 के आसपास तो आएगा 50, तो 50 पीएसयू आप दे सकता है एक साल में। इतना नोटिफिकेशन आ रहा है अभी। आप बताओ, आपने ओएनजीसी नहीं दे सकते क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं। तुमने अगर आपने पैरेलल इसलिए वर्ड यूज किया कि आपने ओएनजीसी नहीं दे सकते, आपने बार्क का एग्जाम होगा नहीं दे सकते, ये इसरो का एग्जाम होगा नहीं दे सकते, एचपीसीएल नहीं दे सकते, ऑयल इंडिया नहीं दे सकते, ईसीआईएल नहीं दे सकते, एसएससी जेई नहीं दे सकते, आरआरबी जेई नहीं दे सकते, इंजीनियरिंग सर्विस नहीं दे सकते। तुम क्या दे सकते हो ना? तुम पैरालाइज हो चुके हो। तो अगर आपने ओनली एक्सी लेते हो तो इट इज पैरालाइज्ड। मैकेनिकल प्लस एक्सी इज द बेस्ट चॉइस फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल प्लस पीआई इज द बेस्ट चॉइस फॉर द पीआई इंजीनियर जो पीआई का प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल से बीटेक किया है। कभी कभी मैकेनिकल वाले जिसको प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, उस बच्चे के लिए मैकेनिकल प्लस पीआई भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसके लिए आपका जो बाकी सब्जेक्ट है बहुत ही ईजी आता है और प्रोडक्शन इंडस्ट्री में थोड़ा सा टॉपिक 3-4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छोड़ दो जो आपका मतलब आपका इसके सिलेबस का अंदर नहीं होगा, कवर नहीं होगा। मतलब मैकेनिकल का सिलेबस में ये जो आपका 3 से 4 क्वेश्चन होता है जो कवर नहीं होता है, बाकी 61 क्वेश्चन आपका कवर्ड रहेगा। उससे आप जो है पूरा अच्छा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ भी कम रहता है, यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स भी कम रहता है,
यहाँ पर टॉपर का मार्क्स भी कम रहता है, उसके चक्कर में आपका जो स्कोर है बहुत हाई हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट है पीआई ब्रांच का, जिस बच्चे को 65 मार्क्स मिला है, वो टॉप किया, वो 65-67 में टॉप कर जाता है। 65 मार्क्स मिला है, वो टॉप किया, तो 65 में मिला, अगर आपको 64 मार्क्स मिला है तो आपका स्कोर आ जाएगा 950। अब क्या होगा कि 950 आपका स्कोर आ गया, उस बच्चे का जो पीआई वाले का था उसका 1000 स्कोर आ गया। फिर क्या फायदा होगा ना, फायदा ये होगा कि आपका जब भी कोई आईआईटी में आप अप्लाई करोगे, आपका वो स्कोर चेक किया जाता है, ना कि आपका मार्क्स, ना कि आपका रैंक। ना तो रैंक से मतलब है कि जो भी गेट का जो भी कुछ होता है वो कभी भी आपका बाद में जो एमटेक एडमिशन होता है सिर्फ स्कोर से होता है। अब गेट स्कोर जो है जिसका 65 उसको 1000 आ गया, और यहाँ पे एक्सी में मान लो आपका जो टॉपर चलेगा 75। अब आपका मैकेनिकल में टॉपर चलेगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत आसान है। यहाँ पे टॉपर का कितने में चला गया, यहाँ पे चलेगा 95। अब उसके चक्कर में अगर इसमें 95 चलेगा, आपने अगर 65 मार्क्स लेकर आए हो, आपका कितना स्कोर आएगा 700, और यहाँ पे कितना आएगा 950। तो आपने जब फॉर्म भरोगे एक 700 से भरोगे, एक 950 से भरोगे, किससे मिलेगा आपको एडमिशन? 950 से मिल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो पीआई है इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होने से ये फायदा होता है कि आपका स्कोर अच्छा आ जाता है। मार्क्स अगर कम भी आया तब भी स्कोर अच्छा आ जाता है, और वो स्कोर जैसे अच्छा आ जाता है तो आपका सिलेक्शन में बहुत फायदा मिल जाता है। तो इसलिए अगर आप प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में थोड़ा इंटरेस्टेड हो तब जाके मैकेनिकल वाला ये ले सकता है, नहीं तो अगर थर्मोसोम आपका अच्छा लगता है वो वाला आप जाए एक्सी वाला यूज कर सकते हो। बट फ्लूइड मैकेनिक्स जितना भी अच्छा लगे उसको रखना नहीं चाहिए एक्सी में, जितना भी अच्छा लगे, क्योंकि वो स्कोरिंग नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स ना तो गेट में स्कोरिंग है ना तो एक्सी में स्कोरिंग है, वो स्कोरिंग बिल्कुल नहीं है, और उसके चक्कर में वो सब्जेक्ट लेके बंदा फंस जाता है, फिर जाके जिंदगी बर्बाद हो जाता है। क्योंकि आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपने कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, बाद में एडमिशन में वो भी नहीं पूछता तुमने कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे, कौन सा सब्जेक्ट से आपने एक्सी में स्कोर लेकर आया वो भी सिलेक्ट नहीं पूछता नहीं है। तो मेरे हिसाब से सब कुछ आपको समझ में आ गया। फिर हमारा प्रचार ये है कि आप जैसे ही मेरा कोर्स करना चाहता है, मेरे से पढ़ना चाहता है, जैसे मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे से पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, मैं 17 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। कितना सब्जेक्ट 17 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। एंड उसके लिए आपको इस क्यूआर कोड स्कैन करना है। दिस इज द क्यूआर कोड, आप स्कैन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड और ऑन कर देता हूं। जैसे आपने क्यूआर कोड ऑन करेंगे तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको जाना है ऐसे, जैसे आपने क्यूआर कोड स्कैन करो आपको ऐसे मिलेगा, यह आइकॉनिक है। और इसमें देखो आपका 12 मंथ 24 मंथ, आपका जो बच्चे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर का बच्चे होता है इसका 6 मंथ क्लास मिल रहा है। इसके बाद आपका व्यू ऑल प्लान करोगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। खुश रहो कोड से जैसा भी 60% ऑफ मिल रहा है, ऐसे हमेशा नहीं रहता है, अभी है। लेकिन ये जो चीज़ आप देख रहे हैं कि ये आपका अभी है, अगर आपने जिस टाइम में वीडियो देख रहे हो सकता है उस टाइम में चेंज हो जाए, लेकिन जो मैक्सिमम डिस्काउंट है मेरा इसी से मिलेगा। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप आइकॉनिक लीजिए, क्योंकि आइकॉनिक में क्या होता है आपको हमेशा प्रायोरिटी मिलता है। इसमें भी सेम प्रोसेस है बट थोड़ा सा पेमेंट इसका ज़्यादा है। सबसे अच्छा बात, मेरा पूरा 17 का 17 लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अभी देख सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अनअकैडमी लेकर आए फ्री ट्रायल फॉर 3 डेज। 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में आपको एक्टिवेट करना है। मेरा 17 का 17 सब्जेक्ट फ्री है। एंड 2 तारीख से, जैसे आपको पता है 2 तारीख से 3 तारीख से हमारा बहुत सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, इसमें ज़रूर ज्वाइन करें एंड खुश रहे। इट इज़ फ्री। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी मुझे पूछना चाहते हो, कोई भी सवाल आपका है तो आप जो है मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकता है इन दिस नंबर। तो इस नंबर में आप व्हाट्सअप कर दे, कॉल मत करना क्योंकि मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ। कॉल आपको यहाँ पे नहीं करना है, आप डायरेक्टली वो कर सकता है, डीएम कर सकता है, डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, और मैं आपका जो भी रिलेटेड टू दिस पढ़ाई, रिलेटेड टू कैरियर, जो भी आपका डाउट है मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलो खुश रहो, बाय बाय।